नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल डीएसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसी से रिलेवेंट मैं आज आपके लिए लेके आया हूं उसका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 120 छात्रों के औसत अंक 35 हैं। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 39 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के 15 थे, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है हमें क्या है, दो तरह के स्टूडेंट दे रखे हैं हमारे पास, एक पास वाले एक फेल वाले। तो हमें पास वालों की जो फेल वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या बतानी है। तो इस सवाल को मैं करूंगा किससे, एलिगेशन मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पास वाले स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये फेल वाले स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे दोनों का एवरेज, तो पास वाले स्टूडेंट्स का एवरेज क्या है, जो हमारे उत्तीर्ण हुए छात्र उनका एवरेज है 39, और जो मेरे स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका एवरेज है 15। और जो क्लास के सभी कंबाइंड स्टूडेंट हैं उनका एवरेज क्या होता है, उनका दे रखा है यहाँ पे 35 दे रखा है। तो यहाँ पे पास वाले स्टूडेंट्स का एवरेज, यहाँ पे फेल वाले, और यहाँ पे दोनों के कंबाइंड का। आज इसको क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, जो हमारा 35 है इससे एक संख्या अधिक होगी और इससे एक संख्या होती कम होती है। सॉल्व करने का तरीका यही तरीका होता है, बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का कि 39 यहाँ पे 35 यहाँ पे, तो 39 में 35 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आएगा 4। और यहाँ पे अभी 35 है, पहले ज्यादा में से कम को घटाते हैं, फिर ज्यादा में से इसमें कम को घटाते हैं। और 35 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा ये 20 आएगा। मतलब जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं और फेल वाले स्टूडेंट्स हैं वो 20:4 की रेशियो में है। 4 से मैं 5 को काट दूंगा तो 5:1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास 5 पास वाले स्टूडेंट्स हैं और एक मेरे पास, तो उसमें क्या होगा, जो एक क्या होगा, फेल वाला स्टूडेंट्स होगा। इन दोनों की संख्या क्या दे रखी है, इसमें 6 दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 120। क्या दे रखी है, 120 दे रखी है। पास वाले और फेल वाले मेरे यहाँ पास 6 हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, ये 6 दे रखी है। कितनी बार, मतलब इसमें अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये बात क्या हो जाएगी, सेट बढ़ जाएगी। तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं पूछा है जो बच्चे फेल पास हुए हैं, तो पास वाले स्टूडेंट्स ये थे 5 थे, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100। मतलब 100 बच्चे हैं वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो यह इस तरह के सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आपको एलिगेशन मेथड पढ़ना है तो इसके लिए मैं आगे एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप बेसिक से बहुत सारी चीजों को सीख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की √3 भुजा है, तो उसकी परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ट्रायंगल है, क्या ये एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास दो तरह की त्रिज्या होती हैं। क्या त्रिज्या होती है, दो तरह की होती हैं। एक होती है ये, अगर मैं इसके अंदर सर्किल बना दूं, ये एक सर्किल बना दूं इसके अंदर, तो इसे कहते हैं अंत त्रिज्या। ये इसकी क्या रेडियस दे रखी है, स्मॉल r है। अगर मैं इसके तीनों कोनों को मिलाते हुए एक और सर्किल बना दूं, तो जो इसकी रेडियस बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या कहेंगे हम, कैपिटल R कहते हैं। तो ये होती है मेरी कैपिटल R। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, स्मॉल r बराबर होता है भुजा अपॉन 2√3, और मेरा कैपिटल R बराबर होता है भुजा बटे √3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये मेरी अंतर्वृत्तीय त्रिज्या है और ये मेरी बाह्यवृत्तीय त्रिज्या है। क्या ये क्या होता है, r बराबर होती है, स्मॉल r बराबर होती है भुजा बटे 2√3, और ये r बराबर क्या होती है, ये होती है बाह्यवृत्तीय त्रिज्या भुजा बटे √3। और क्वेश्चन में पूछा गया परित्रिज्या क्या कीजिए, मतलब ये मुझे ये वाली पूछी है। तो मुझे भुजा कितनी दे रखी है, सवाल में मुझे भुजा दे रखी है, मुझे भुजा दे रखी है √3। तो मुझे रेडियस निकालनी है, तो मैं r का मान यहाँ पर लगा दूंगा। r बराबर भुजा की वैल्यू √3, और √3 मेरे पास यहाँ पे है ही है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखा आपने, अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला याद हैं तो आप आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चनों को आसानी से कर सकेंगे।
इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, अंत भाज्य त्रिज्या पूछी थी जो कैपिटल आर होती है। मैंने यहाँ पे मान वैल्यू लगा दी, आर दे रखी थी मुझे √3, तो उसका आंसर आ गया 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15,200 रुपये का कुछ भाग 7% साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए और शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर 6 साल के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है तो हमें A/B का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे सवाल को, हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, A/B की हमें वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है PRT/100, मतलब इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज बटे समय। ये होता है हमारा सूत्र, क्या होता है, इंटरेस्ट ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पर P क्या है आपका, P होता है प्रिंसिपल, R क्या रेट परसेंट, T क्या आपका ये अपनी ईयर में, और यहाँ पे 100 होता है। तो हमको दे रखा है 15,200 रुपये का कुछ बात 7%। हमको निकालना है जो हमारे पास कोई दो इंटरेस्ट है अलग अलग, किसी प्रिंसिपल में 2 इंटरेस्ट हैं, तो उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। तो पहला हमें 7%, मैंने मान लिया पहला हमारा जो मूलधन है वो A है, और दूसरी रेट परसेंट क्या दे रखी है हमें, 7%, 8% दे रखी है 7%, और टाइम दे रखा है हमें 5 साल के लिए, अपॉन 100 आएगा इसके बराबर, क्योंकि क्वेश्चन पहले से कर रखा है कि दोनों के ब्याज क्या बराबर है। ये भी अपने आप में ब्याज है और ये क्या होगा, ये अपने आप ब्याज होगा, B × 10%, और ये हो जाएगा मेरा 6 साल के लिए, तो 6/100, मतलब ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है। तो दोनों को मुझे सवाल में बराबर दे रखा है तो मैंने बराबर कर दी। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 10 2 बार कैंसिल, ये हो जाएगा मेरा 7A बराबर ये 12B, यहाँ से A/B मुझे मिल जाएगा 7/12। तो देखा आपने, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट बराबर PRT/100, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेवेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये भी मेरे पास ब्याज था, ये भी ब्याज था। और क्वेश्चन पूछा क्या था मुझसे, मुझे पूछा था A/B क्या होगा, तो मैंने यहाँ से A/B ये निकाल दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 50% लड़कियां पिज्जा पसंद करती हैं, 70% लड़कियां गोलगप्पे पसंद करती हैं। यदि 400 लड़कियां दोनों पसंद करती हैं तो कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा वेन डायग्राम से। जैसे कि आप गोलगप्पे बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी गोलगप्पे बनाऊंगा। देखिए ये मेरी हो गई पिज्जा वाली लड़कियां, क्या खाएंगी, ये पिज्जा खाएंगी, और ये लड़कियां क्या खाएंगी, गोलगप्पे खाएंगी। ये वो कौन सी हो गई, गोलगप्पे वाली। ये पिज्जा वाली लड़कियां हो गई, ये गोलगप्पे वाली लड़कियां हो गई। हमें क्या दे रखा है कि 50% लड़कियां पिज्जा पसंद करती हैं, तो ये कितनी होगी, 50% पिज्जा वाली लड़कियां हो गई, और 70% क्या हो गई मेरे पास, गोलगप्पे वाली लड़कियां हो गई, और 400 लड़कियां दोनों पसंद करती हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 50% प्लस के 70% बराबर क्या आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 100% तो लड़कियां थी, लेकिन जो 20% लड़कियां हैं वो दोनों चीज पसंद करती हैं। इसका बात का मतलब क्या हो गया कि दो 20% लड़कियां हैं, उनकी संख्या मुझे सवाल में क्या दे रखी है, 400 दे रखी है। सीधे सीधे यहां से आपको ये बात निकलना बहुत जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछा है कि कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी। जब मेरे पास 20% लड़कियों की संख्या 400 है, तो मुझे क्या पूछा है, कुल लड़कियों की संख्या। कुल से मतलब क्या होता है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखानी 100% की। तो 20% की वैल्यू 400 है, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो मेरा 100% हो जाएगा। ये हो जाएगा 100% बराबर 5 और 20, ये हो जाएगा 2000। मतलब टोटल कितनी लड़कियां मेरे पास, ये लड़कियां होंगी
2000 लड़कियां होंगी। तो आपने देखा कि 50% पे जब लड़कियां थी ये और गुरुओं के पास 70% थी, तो मुझे बिनाने में यहाँ से मैंने 20% वैल्यू निकाल ली, 400 हो गई। तो यहाँ से 100% वैल्यू कितनी आ गई, 2000 हो गई। मतलब ये टोटल लड़कियां कितनी थी, ये 2000 लड़कियां थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1200 के 12% में कितना जोड़ें कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 1200 के 12%, 1200 का 12% में क्या जोड़ूं। मैंने मान लिया यहाँ पे मैं x, इसमें क्या जोड़ रहा हूँ, x जोड़ रहा हूँ। क्या हो जाए, 5400 का 18% हो जाए, 5400 का 18% हो जाए। तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, 1200 का 12%। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, जब कभी परसेंट का साइन आएगा तो सिखाकर हम बट्टे में क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। तो ये है 1212 मल्टीप्लाई अपॉन में 100 बराबर प्लस x बराबर 5400 का 18% बट्टे 100। यहाँ से भी परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। और यहाँ से भी परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 12 का मल्टीप्लाई 12 में क्या होता है, 144 होता है। क्या होता है, 144 प्लस x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5400 ये हो जाएगा 1800 का 72 का 2 हासिल 7, 18 पंजे 90, 90 और 7 97, 1800 का 72 का 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 97 हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x और क्या हो जाएगा, 972 माइनस के 144। तो आपके सामने वाला क्वेश्चन है, ये पाइप और टंकी का सवाल है। एक पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी 15 घंटे में भरता है और सी उसे 10 घंटे में खाली करता है। पाइप ए और बी 5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद करके सी को खोल दिया जाता है। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक पाइप है ए, ये क्या कर रहा है, ये पानी भर रहा है कितने में। जब कभी भी सवाल को पानी भरने की बात यहाँ से यार ज्यादा किलो तो जब भी आपसे पानी भरने की बात कही जाए तो आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और जब भी आपसे पानी खिलाने की बात की जाए तो क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। तो चलिए देखिए, मेरे पास एक पाइप है ए, ये मेरे पास ए पाइप है, तो पानी भरने का काम कर रहा है। ये क्या करता है, ये 10 घंटे में पानी भरता है, टंकी को 10 घंटे में भर देता है। और दूसरा पाइप है बी, ये भी क्या करता है, ये भी टंकी को कितने घंटे भर देता है, ये 15 घंटे में भर देता है। और एक पाइप तीसरा मेरे पास है सी, इसका काम क्या है, इसका काम है पानी को खिलाना। मैंने आपसे कहा था कि पानी भरने की बात होगी तो प्लस का साइन और पानी खिलाने की बात होगी तो माइनस का साइन। तो मैं माइनस का साइन ले लूंगा मैं। ये पाइप सी है और ये क्या करता है, पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। मतलब ए भरेगा 10 घंटे में, बी भरेगा 15 घंटे में और सी क्या कर देगा, 10 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। अब यहाँ से क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ से हम या तो एलसीएम लेंगे या इन तीनों संख्याओं को मल्टीपल लेंगे। तो मैं क्या लेता हूँ, उनका तीसरी लेता हूँ, तीसरी का मल्टीपल हो गया। अब 10 का डिवाइड 30 में दूंगा 3 बार जाएगा भाग, और 15 का डिवाइड 30 में दूंगा 2 बार, और 10 का डिवाइड 30 में दूंगा तो आएगा 3। इसका मतलब क्या हो गया, ए पूरी टंकी को भरता है 10 घंटे में, 1 घंटे में 3 भरेगा। बी भरता है पूरी टंकी को 15 घंटे में और वो 2 घंटे हर घंटे में भरेगा। और सी क्या करता है, पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। इसका मतलब क्या है, वो हर मिनट 3 लीटर पानी क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो सवाल पूछा हमारा, यदि पाइप ए और बी 5 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, और ये पाइप ए और बी है जो 5 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 है, 2 + 3 ये हो गया 5 हो गया। ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ए और बी। अगर ये दोनों मिलके 3 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं, कितने के लिए खोल जाते हैं, सॉरी 5 घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। ये 5 घंटे के लिए खोल दिए गए
तो ये 25 लीटर पानी भर देंगे। कितना भर देंगे? 25 लीटर। लेकिन टंकी कितनी लीटर की है? टंकी लीटर है 30 की। ये ए और बी मेरे 5 घंटे काम करके 25 लीटर पानी भर देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों को बंद कर दिया जाए। आप पढ़िए वहां पे क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को बंद कर दिया जाए तो 25 लीटर पानी को सी कितने में खाली कर देगा? तो 25 तो पानी भरा हुआ था, अब मुझे खाली कितना करना है? खाली तो सी करेगा खाली, तो ये बट्टे में लगा देंगे 3, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो 8 सही 1/3 घंटे में क्या कर देगा ये मेरा नल? पानी को खाली कर देगा। अब यहाँ पे 8 सही 1/3 मतलब क्या? 8 घंटे और 1/3 घंटा। अब मैं 1/3 को किसमें बदल दूंगा? मिनट में बदल दूंगा। तो 8 तो मेरे पास 10 घंटे हो गए, ये तो घंटे हो ही गई। अब भाई 1/3 बदलना है घंटे में, तो 1/3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 3 के बाद 20 बार, तो ये हो गया 8 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। 8 घंटे 20 मिनट आंसर हो जाएगा मेरे पास। आपने देखा, आपने बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने निकाला, पहले ए की एफिशिएंसी निकाली 3, यहाँ से बी की एफिशिएंसी 2 निकाली, यहाँ सी की एफिशिएंसी निकाली 3। लेकिन यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी पॉजिटिव है, मतलब पानी भरने की है, और ये इसकी एफिशिएंसी खाली पानी निकालने की है। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 मिनट चलते हैं दोनों नल, शुरुआत में ए और बी चलते हैं, तो भाई 5 मिनट चलेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 5 है तो 25 भर देंगे, और जो भरा हुआ पानी वही खाली करना है, 30 नहीं खाली करना है। भाई इतना भर गया है 25, तो 25 खाली करना है, तो 25 में भाग लगा दूंगा 3 का, क्योंकि इसकी खाली करने वाली एफिशिएंसी कितनी है? 3 दे रखी है, तो उसका डिवाइड लगाया मैंने, तो ये 8 से 1/3 आ गया, 8 घंटा और 1/3 घंटा, तो 1/3 को मैंने उसमें मिनट चेंज कर दिया, तो ये हो गया 8 घंटे 20 मिनट। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 60 है, उनका HCF 12 और LCM 12 है, 72 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे यहाँ पे HCF दे रखा है, हमें HCF 12 दे रखा है और LCM दे रखा है मुझे 72। तो वे दोनों संख्या क्या होंगी? तो हम संख्या मानेंगे। मैंने पहली संख्या मान ली, पहली संख्या मेरी 12 होगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? 12B हो जाएगी। मैंने ये दो संख्या मान ली अपनी तरफ से। अब S संख्या क्यों मानी है मैंने? क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ HCF होती है वो दोनों में होनी चाहिए, तो ये 12A होगी और ये 12B हो गई। इन दोनों का सम मुझे दे रखा है 60 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, वहाँ पे 60 दे रखा है। तो 12A प्लस 12B बराबर हो गया 60। जब यहाँ से 12 कॉमन लेके इसमें डिवाइड लगाऊंगा, ये हो जाएगा A प्लस B बराबर 60/12 बराबर 5। मतलब A प्लस B की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहाँ पे A प्लस की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 आ गई। अभी A प्लस B की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है। और आपको पता होगा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहली होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। यह जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। यहाँ क्या करूंगा मैं? यहाँ वैल्यू लगाऊंगा। पहली संख्या क्या मानी मैंने? 12A मानी, 12A इंटू दूसरी संख्या 12B बराबर HCF कितना दे रखा है मुझे? 12 दे रखा है, और LCM कितना दे रखा है मुझे? 72 दे रखा है। अब इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गई, इस 12 से ये 72 6 बार कैंसिल हो गई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से वैल्यू आई है A इंटू B की वैल्यू आई है मेरे पास 6 आई है। अब आप ही बताइए, यहाँ पे मेरे पास A प्लस B की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे मेरे पास A इंटू B की वैल्यू क्या 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो A बराबर मेरे पास 2 होगा और B बराबर क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली है, A बराबर 2 और B बराबर 3। अगर यहाँ पे A बराबर 2 रख दूंगा, B बराबर 3 रख दूंगा, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे A बराबर 2 रख दूंगा, B बराबर 3 रख दूंगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था मेरे से? मुझे दोनों संख्या पूछी है। तो पहली संख्या मेरे पास 12 थी, दूसरी संख्या 12 थी, तो यहाँ पे मैं A का मान लगा दूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा B का मान लगा दूंगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी मेरी 12A मानी थी मैंने, तो 12A मीन्स
12 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 24। पहली संख्या क्या होगी मेरी? पहली संख्या 24 हो गई। दूसरी संख्या क्या मानी थी मैंने? 12 भी मानी थी। बी की वैल्यू क्या निकली है? 3 निकली है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? 12b बराबर 12 इंटू 3 बराबर 36। तो यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन में पूछा था आपसे पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी थी। आपने दोनों संख्याओं का मान निकाल लिया है और आपका आंसर आया है 24 और 36। तो ऐसे ही इस फॉर्मूला का यूज करके और बेसिक चीज़ों का हमने यूज किया है यहाँ पे, तो उससे आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साल का साधारण ब्याज 10% ब्याज की दर से 500 रुपये है, तो उसी दर एवं उसी समय पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आपको पता ही होगा जो हमारा साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हर साल क्या होता है? सेम रहता है। जैसे कि किसी ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए और पहले साल उनकी 500 रुपये ब्याज है, तो दूसरे साल भी उस पर क्या होगा? 500 रुपये ब्याज होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 500 रुपये 2 साल की ब्याज है, तो 500 रुपये ये 2 साल की ब्याज है, तो एक साल की कितनी ब्याज हो गई? 250 रुपये हो गई। मतलब पहली साल 250 रुपये मिलेंगे इसको इन 500 रुपये उस पर मूलधन पे, और ये हो गया 250 रुपये दूसरे मिलेंगे। मतलब कोई प्रिंसिपल पे उसे 250 रुपये पहली साल में ब्याज मिली और 250 रुपये दूसरे साल में ब्याज मिली। और रेट परसेंट कितना दे रखा है? रेट परसेंट दे रखा है हमें, रेट परसेंट दे रखा है 10%। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसा कि इसे पहली साल ब्याज मिला था 250 रुपये, तो दूसरे साल मुझे क्या होगा? दूसरे साल मुझे 250 रुपये में ब्याज मिलेगा। और कितना रेट परसेंट मिलेगा? ये 10% मिलेगा। जब मैं 250 रुपये का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। कैसे 25 आएगा? देखिए यहाँ पे 250 का 10% निकालेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे सिखाया था जब भी परसेंट घटेगा बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 250 गुणा 10/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आएगा? 25 आएगा, 25 रुपये। तो सेम मैंने यहाँ पे ये किया है कि 250 रुपये का 10% मैंने क्या निकाल दिए? 25 रुपये और निकाल दिए। तो ये क्या टोटल क्या आएगी मेरी? 250, 250, 500, 500, 525। 525 क्या होगा मेरा? 525 आएगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये मेरा क्या है? इस सवाल का आंसर है। तो आपने देखा ये मेरे पास 500 क्या थी? साधारण ब्याज थी, लेकिन उसको 25 रुपये जो मिल के आई है मुझे, वो क्या मेरी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके सामने हो गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी किसी काम को 18 दिन में, सी और ए 30 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं किसी काम को, कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी करेंगे इस काम को, इसी काम को 18 दिन में, और सी प्लस ए करेंगे इसी काम को 30 दिन में। तो ये तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर देंगे? तो देखिए यहाँ पे मैं निकालूंगा, यहाँ से टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? इन तीनों का क्या लेते हैं? मल्टीपल लेते हैं या इनका एलसीएम लेते हैं। तो मैं लूंगा यहाँ पे 90 ले लूंगा। क्या ले लूंगा? 90। अब 90 में डिवाइड लगाऊंगा 15 का, तो 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90 और 30 दिया 90। मतलब क्या है यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 6 आ गई। यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? मेरे पास 5 आ गई। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? मेरे पास 3 आ गई। तो हमें क्या करना है? अब इनको जोड़ लेंगे इनकी एफिशिएंसी को। तो मैं जोड़ूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 प्लस 5 प्लस 3। ये मेरे पास दो बार है, ए ये रहा, एक ये बी और सी। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लूंगा इनमें से, तो ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 5 11 और 3 14। और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की
मेरी तीनों की क्षमता आई है 7 निकल के आई है। अब हमें 90 काम कराना है, तो क्या करेंगे, इसका सीधे सीधा डिवाइड लगा देंगे 90 में। तो कितने में आंसर करेंगे, इसे काम करेंगे पूरा 90/7। तो 12 सही 4/7। ये क्या मेरा हो गया आंसर। मतलब तीनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी से, तो उस कार्य को 12 सही 4/7 7 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आपने देखा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। जो पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम से रिलेवेंट सारी कक्षा चलती रहती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने जो आपके जो साथी एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया जाए तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्या तरीका में क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। जैसे सीपी अंकित मूल्य का, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य से, ये है क्रय मूल्य, और मार्क प्राइस होता है हमारा अंकित मूल्य। तो सीपी 75% है किसका, सीपी 75% है मेरा एमपी का मार्क प्राइस का। यहां से मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालूंगा। देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा सीपी, जब एमपी यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा एमपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एमपी मीन्स मार्क प्राइस। तो ये हो जाएगा 75%। अभी मैंने आपको बताया था जब भी परसेंट हटेगा बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये हो गया 100। 25 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 25 से 4 बार, मतलब सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो आ गया 3/4 आ गया। क्या आ गया, 3/4। अब क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15% की छूट दी जाती है। क्या की जाती है, 15% की छूट। हम जब भी छूट देते हैं तो किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। कितने की देनी है हमें, 15% की। जब मैं 4 का 15% निकालूंगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक जीरो डालूंगा। क्या डालूंगा, जीरो। क्योंकि आपको पता है जब भी रेशियो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं इसका 40 का 15% आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखिए 40 का 15% यहाँ निकालूंगा मैं, 40 का 15% निकालना है, जो हो जाएगा 15%। तो ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू 15/100। ये कट गया, 0 0 कट गई, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार। कितना हो गया, ये 6 निकल जाएगा। 40 का 15% कितना हो गया, 6। मतलब यहाँ पे मैंने 6 रुपये क्या कर दिया, छूट दे दी है। ये मेरी 15% निकाली मैंने यहाँ पे। तो ये कितने की बचेगी मेरी चीज, ये बचेगी 34 की। मतलब 40 रुपये में मैंने 6 रुपये की छूट दे दी। 6 रुपये की मतलब 15% की छूट दे दी। अब क्वेश्चन साफ सा लिखा हुआ है कि मुझे 15% की छूट देनी है, और ये हो गया 34। मतलब 30 रुपये की चीज अब कितने में चाहिए, 34 रुपये में चाहिए। 30 रुपये की चीज मेरी 34 रुपये में चाहिए। मतलब कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, मुझे हो गया 4 रुपये का। 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया कितने परसेंट, कितने पे, 30 पे। और यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। जब भी मैं क्वेश्चन में लॉस परसेंट निकालूंगा और प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो नीचे क्या आता है, हमेशा मेरा सीपी आता है, और क्या होता है यहाँ पे 100 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि भाई 30 की चीज कितने में बच रही है, 34 में बच रही है। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 0। ये हो गया 40/3, और ये हो जाएगा मेरा, इसमें मिला दूंगा, ये हो जाएगा 13 सही 1/3% क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आपको हर एक स्टेप को समझाकर सॉल्व किया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है, आपको कोई भी समस्या होती है, तो आप कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं आने वाली वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर करा दूंगा।